नमस्कार, आदाब। आज मेरे साथ मौजूद हैं AIYF बिहार के ज्वाइंट सेक्रेटरी शंभू देवा जी। इनसे यूथ की पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। शंभू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने स्टूडियो में बुला करके। जी शंभू जी, अगर हम बात करें बिहार में एजुकेशन की, तो एजुकेशन व्यवस्था कैसी है? एजुकेशन व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं चल रही है और ये खराब हुई है। इसका कारण यह है कि जितने भी लोग हैं, ये प्राइवेट जो MLA MP मिनिस्टर जो हैं, वो अपना प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं, उनके रिश्तेदार स्कूल खोल लेते हैं और उस स्कूल को चमकाना चाहते हैं, और जिसके कारण से जो सरकारी स्कूल है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। जितना प्राइवेट का जितना शिक्षा महंगा होगा उतना ज़्यादा अशिक्षा व्याप्त होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग नारा भी लगाते हैं कि बजट का जो 10वां हिस्सा हो वो शिक्षा पे खर्चा हो। बिहार में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है? देखिए, कन्हैया कुमार के आने से ये सारे लोगों के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है कि ये जो छात्र नेता थे और अभी बिहार में बेगूसराय में उन्होंने इलेक्शन में लड़ा, तो बहुत सारी संभावनाएं इनके आने से मिल रहा है और भी आगे लोगों को दिया जाएगा टिकट भी। एक वक्त था लालू, पासवान, इन जैसे छात्र नेता उभर कर सामने आए थे और उन्होंने आज एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो क्या लगता है कि स्टूडेंट लीडर भी आगे एक अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट ही कुछ कर सकता है। आप जाने कि बिना विद्या के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो लोग जितने, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, यूथ को इसमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि एक हेल्दी राजनीतिक हो। जो पढ़ा लिखा लोग आएगा वो पढ़ा लिखा के लिए काम करेगा, विद्यार्थियों के लिए काम करेगा, अच्छे समाज के लिए काम करेगा। बाहुबली आएगा वो गुंडागर्दी ज़्यादा करेगा। आपको नहीं लगता है कि बिहार में छात्र राजनीति इतनी सक्रिय नहीं है कि वो सरकार में बदलाव ला सके? आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार में ही यह हो सकता है। आप जानिए कि जिस समय आप अभी नाम लिए, लालू, रामविलास, नीतीश, जिसका भी नाम लिए, सब वो छात्र राजनीतिक से ही आए हैं। और आपको मैं कह देता हूँ कि आने वाले दिन में छात्र ही बिहार का राजनीति को तय करेगा और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको वो साफ करेगा जो जगह को गंदा कर चुके हैं। जैसा कि जानते हैं कि हर तरह से विरासत में कईयों को राजनीति मिल गई। जैसे आप पासवान जी को ले लें, तेजस्वी यादव जी को ले लें, सबको विरासत में राजनीति मिली है। तो क्या ये ज़रूरी है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हमें विरासत में ही राजनीति मिले, या हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं? देखिए, राजनीति किसी की विरासत होती ही नहीं है। जनता जिसको चाहती वो बनता है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार किसी परिवार से तो नहीं थे, किसी MP के बेटे नहीं थे। वो एक साधारण से किसान के बेटे थे। उनमें योग्यता थी, उस योग्यता के बदौलत वो आगे आए। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि योग्यता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो जनता के लिए दर्द जिसके पास हो, जो जनता के लिए सोचता है, उसको जनता आज न कल तो निश्चित ही मौका देगा। आपने अभी कहा कि विरासत में राजनीति नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, या तेज प्रताप की, या चिराग पासवान की, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से था। जिस बदौलत तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्हें जो उप मुख्यमंत्री से के पद को उन्होंने सुशोभित किया, तो वो विरासत का ही एक हिस्सा था कहीं ना कहीं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कुर्सी है, मेरा बेटा चाहे तो उस पर बैठ सकता है, लेकिन जो संघर्ष करके उस कुर्सी पे बैठेगा उसका मज़ा अलग होगा। और वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अर्न नहीं कीजिएगा, अगर आप 100 रुपया कमा करके आप खर्च कीजिएगा तो उसके वैल्यू को आप समझिएगा, और वो रुपया आपके पास ज़्यादा देर तक रहेगा। उसी तरह राजनीति और सत्ता भी आपके पास ज़्यादा देर तक रहेगा जब आप उसको खुद अर्न कीजिएगा। विरासत में राजनीति की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि डिप्टी CM का पद वाकई एक बड़ा पद होता है?
जिन्हें जो है आप तेजस्वी यादव ने जो पद संभाला, तो क्या वो गठबंधन की एक रणनीति थी जिसके तहत उसे डिप्टी सीएम का पद मिला, या फिर वो उसके काबिल थे? देखिए, गठबंधन होता है और देखिए हर पार्टी का एक अलग चलाने का तरीका होता है। उनके पार्टी का वही तरीका है चलाने का। अगर हमारे पार्टी में होगा तो वह पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी के तहत हम लोग ही चुनेंगे, हमारी पार्टी चुनेगी और उसके तहत मिलता है। और एक बात जान लीजिए, कोई भी चीज़ का एक टाइम होता है, परिवारवाद का भी टाइम हो। अभी आप देख रहे हैं, आप जिसके बारे में लालू और इसके बारे में आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं पासवान जी के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। परिवारवाद किसी का भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। आपको अपने काम पर ही आगे आना होगा। आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आप बिना पढ़े डॉक्टर बन सकते हैं? डॉक्टर टाइटल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो राजनीतिक में आप आ सकते हैं, उनका आपका फायदा मिल सकता है, लेकिन आप चला नहीं पाइएगा, क्योंकि जब पेट में दर्द होगा तो आपके पिताजी को मालूम है कि कौन सा दवाई देना है। आप उनके बेटा है तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको दवाई मालूम है, उसमें आप फंस जाइएगा। ये मैंने आपको, अब इससे विस्तार में मैं आपको क्या बताऊं जी। चूंकि कन्हैया कुमार आपके सीपीआई के एक ब्रांड एम्बेसडर के टाइप जाने जाते हैं, उनका सक्रियता, उनकी काफ़ी बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, सब चीज़ हुआ, और जब गिरिराज और कन्हैया के बीच फाइट था तो निश्चित तौर पर ये लग रहा था कि कन्हैया जीत दर्ज करेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कन्हैया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, या ऐसी क्या वजह थी जो कन्हैया को शिकस्त मिला? राजनीति में शिकस्त नहीं मिलता है। राजनीति में जितना बाण और धनुष होता है पीछे जाता है, बाण उतना आगे जाता है। और हमारी पार्टी थर्ड थी पहले, पिछले बार हमारी पार्टी थर्ड थी, इस बार हम सेकंड किए। आने वाले दिनों में हम फर्स्ट करेंगे। और जहाँ तक गिरिराज जी के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी ये कोरोना काल चल रहा है, बेगूसराय में वो नहीं मिल रहे हैं, वो बेगूसराय में नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा भी था बेगूसराय के लोगों को कि उस पार वाले को आप चुन रहे हैं, इस पार दर्शन नहीं देगा। और अभी देख लीजिए, मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि नहीं है, वो नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए, नहीं है, कहीं पे नहीं है वो। अब जैसा चुनावी माहौल है, ये माना जा रहा है कि जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं वही चुनाव को, मतलब चुनाव का दिशा निर्देश तय कर पाते हैं और एक अलग और चुनावी प्रक्रिया को ले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि युवा में वो काबिलियत है कि वो भी चुनाव प्रचार प्रसार या चुनाव का दिशा निर्देश तय कर सकते हैं? बिल्कुल, युवा ही करते हैं। आप जितने भी रैली देख लीजिए, जितना भी प्रचार देख लीजिए, उसमें 70%, कम से कम 70% युवा रहते हैं। आप पत्रकार हैं, आप तो देखते ही होइएगा, जहाँ भी पॉलिटिक्स है, जिस क्षेत्र में जाइएगा आप देखिएगा, विधानसभा लोकसभा में मैक्सिमम आपको युवा मिलेंगे। देखिए, युवा मिलेंगे ये तो बात है, लेकिन जब कन्हैया की रैली की बात की जाए तो अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को यह मिलता था कि जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम भी नहीं है वो भी कन्हैया की रैली में शुमार हैं, और इसी वजह से जो है उनको हार मिली। अगर जितनी प्रचंड भीड़ उनकी रैली में थी, अगर उन सब ने वोट किया होता तो निश्चित तौर पर कन्हैया विजय प्राप्त करते। तो आप जो कह रहे हैं कि दिशा निर्देश तय करते हैं, तो ये भीड़ जुटाने वाली बात नहीं, ये ज़मीनी तौर पर कितना हकीकत है, इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं कि युवा सच में दिशा निर्देश तय करते हैं। भीड़ जुटाने के लिए नहीं, वो राजनीति का नज़रिया चेंज करने की काबिलियत क्या आज के युवाओं में है? आप अभी बोले भीड़ जुटाने की बात, आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भीड़ होता है, आप जो देखते हैं, उनको हजार हजार 2-2 हजार रुपया दे के बुलाया जाता है। कन्हैया कुमार एक ऐसे आज के लिए यूथ के लिए आइकॉन है जिसके पास लोग खींचे चले आए। जहाँ तक जीत और हार की बात आप बताएं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से कि हमको कौन वोट दिया? हमको सब वोट दिया, हमको सब वोट दिया। ऐसा एक भी क्लास नहीं था कि वोट हमको नहीं दिया। हाँ, वो लोग हमको वोट नहीं दिए
जो लोग कट्टरवादिता का बात करते हैं, गैर बराबरी का बात करते हैं, उस तरह के लोगों ने वोट नहीं दिया। और एक चीज़ और भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखिएगा बीजेपी का सारे जगह का अगर रिजल्ट देखिएगा तो रेशियो आपको सब जगह एक ही मिलेगा। भाई ईवीएम है, ये ईवीएम हैक कर करके लोग बन जाते हैं, नहीं ईवीएम हैक कर पाते हैं तो सीएम को हैक कर लेते हैं। आपने देखा बिहार में, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता एक समझ बना रही है और उस समझ के तहत मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आज नहीं कल कन्हैया हैं, कन्हैया रहेंगे और जनता के साथ हमेशा काम करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कन्हैया हैं, कन्हैया रहेंगे और जनता के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने भूमिपाल राय जी का इंटरव्यू सुना होगा, जदयू जिला अध्यक्ष बेगूसराय। मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या इस चुनाव में कन्हैया फैक्टर का कोई असर देखने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा, उनका ये जवाब था कि कन्हैया फैक्टर का चैप्टर हमने तो बहुत पहले क्लोज कर दिया, अब उनका कोई जनाधार नहीं बचा है और निश्चित तौर पर हम 7 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भूमिपाल जी जो हैं वो बोलते रहते हैं, जमीन की जो राजनीतिक है वो नहीं जान रहे हैं। युवा की दिल की जो आवाज़ है शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं और वो सुनाई इस बार विधानसभा में उनको पड़ जाएगा। उनको इस बार विधानसभा में वो आवाज़ सुनाई पड़ जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में बेगूसराय, अब बेगूसराय में कन्हैया कुमार का जो ये है जगह, बेगूसराय मायने रखता है और उसके तहत पटना गूंजेगा और भूमिपाल भी उस आवाज़ को अभी शायद सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसमें उनको आराम से सुनाई पड़ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि युवा अपना वर्चस्व बरकरार रखेगा कन्हैया को विजय बना के, या कन्हैया फैक्टर को आगे रखेगा। कन्हैया खड़े होंगे नहीं होंगे वो उनकी विचार है। कन्हैया का तो मैंने एक इंटरव्यू भी देखा, वो कन्हैया नहीं खड़े होंगे जहाँ तक मुझे मालूम है उनके इंटरव्यू से, बाकी लोग खड़े होंगे पार्टी के। तो आपको क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी का जो आदेश होता है हम लोगों के लिए, पार्टी का जो आदेश होता है हम लोग उसको मानते हैं। पार्टी कह देगा कि अखबार बेचो, हमारा एक अखबार चलता है जनशक्ति का, पार्टी कह देगा अखबार बेचो तो हम बेचेंगे उस अखबार को, 4 रुपया में अखबार बेचेंगे, ये हमारा पार्टी का आदेश हो तो हम अखबार को बेचेंगे। अगर पार्टी कह देगा कि शंभू देवा तुम खड़ा हो तो हम खड़ा भी होंगे, ये तो पार्टी का है। यही बात हमारे पार्टी में है कि हमारे पार्टी में पाँव छू के टिकट नहीं मिलता है, हमारे पार्टी में सूटकेस थमा करके पार्टी में टिकट नहीं मिलता है, हमारे पार्टी में काम के आधार पर टिकट मिलता है, योग्यता के आधार पर टिकट मिलता है। ये बात आप लोग समझते भी हैं। लगातार 15 सालों से बोगो सिंह जी को जनता विजय बना रही है, तो इस बार का क्या चुनावी रुझान होगा? आप बोगो सिंह के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? मैं साफ साफ बोलने वाला इंसान हूँ। बोगो सिंह के कार्यकाल का अभी आपकी गाड़ी गई थी हमारे उलाव, और उलाव का रोड भी आपने देखा, और कमो और बेस पूरे मटिहानी विधानसभा का रोड का यही हाल है। बोगो सिंह जी कुछ काम नहीं किए, वो 3 साल नहीं, 3 टर्म नहीं, वो जितना टर्म जीते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो विकास के नाम पे जीरो पे आउट है, जीरो पे आउट है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर आप कह रहे हैं विकास के नाम पर वो 0 पर आउट हैं, तो लगातार 3 बार से वो विधायक पद की गरिमा को कैसे बनाए हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि जनता के वो लोकप्रिय हैं? देखिए, लोकप्रियता के बारे में हम नहीं बोला हूँ, लोकप्रिय क्या है नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहिए काम के आधार पे वो कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं वो काम के आधार पे किए। बहुत सारा जगह जो है, अभी आप देखिएगा सिंघोल पोखर को जाके देखिए क्या स्थिति में है। वो चीज़ मैं जितना चीज़ बताऊंगा एविडेंस के साथ बताऊंगा। बोगो सिंह जी ने सिंघोल पोखर को नहीं देखा, कहीं कुछ नहीं हुआ है पोखर में। जो मंदिर है, अभी भी सिंघोल पोखर का मंदिर जाकर के आप देखिएगा, उस मंदिर में अभी भी जो स्थिति है लगता है कि अब गिर जाएगा, टूट जाएगा। और उस मंदिर के जमीन को भूमाफिया लोग खरीदना चाह रहे हैं।
मैं आपको आज ये पहली किरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गोपाल मंदिर, पोखर, बहुत सारे लोग हैं कि जो जमीन को खरीदना चाह रहे हैं। इस पर क्या है बोगो सिंह जी का राय, क्या उनकी पहल होगी? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि समय आ चुका है। इस बार जनता उनसे आजीज आ चुका है, परेशान है। मटिहानी के लोग परेशान हो चुका है, गंद मच चुका है। इतना इतना पानी है, आपको कई तस्वीर आपको मटिहानी में मिलेगा। बगडोम में जाकर के देखिए तो पानी मिलेगा। रोड पर घुटने पर कैसे लोग चलेंगे? नीतीश कुमार जी कहते सुशासन है। अरे भाई, हमको तो लगता है कि उनके सुशासन के समय में वो जो शेल्टर वाला कांड होता है, होम शेल्टर घटना घटता है, किनके शासन में? इन्हीं के शासन में। और मैं आपको कह देना चाहता हूं स्पष्ट से, इस बार बीजेपी और ये नीतीश कुमार की सरकार को बिहार की जनता गिराएगी और बोगे सिंह को भी हराएगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मटिहानी की विधानसभा में इस बार बोगो सिंह नहीं चल पाएंगे, नीतीश कुमार नहीं चल पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन जो है एनडीए का नहीं चलेगा। ये लोग आउट होंगे, जनता जीतेगा, विकास होगा। आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनेगी और बोगो सिंह नहीं जीतेंगे? और चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आखिर उनके जीतने की वजह क्या है, किस वजह से वो जीतते हैं या इतने दिनों से जीतते आ रहे हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है, गठबंधन होता है, ठगबंधन होता है, समझे ना, उसका भी फैक्टर मिल जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि ये जो आप अभी जो बोले क्या फैक्टर होता, मैंने बताया, गठबंधन, ठगबंधन, इसके कारण भी लोग जीत जाते हैं। लेकिन अब लोग आजीज आ चुका है, सच्चाई है ये कि लोग अब आजीज आ चुके हैं। जब सड़क अच्छा नहीं रहेगा, जब आपके नाले नहीं अच्छे रहेंगे, जब बिजली अच्छा नहीं रहेगा, वो अपने उनका जो क्षेत्र है केसाबे में अच्छा बिजली अपना व्यवस्था करवा लिए हैं, लेकिन वही जाइए उलाव में व्यवस्था अच्छा नहीं है बिजली का। तो सड़क आप जानिए कि बहुत ही खराब है, शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है, और क्या कहते हैं, आपको क्राइम का रेट बहुत बढ़ चुका है। अभी जो किसानों का आंदोलन था रामदिरी में, आप जाकर देख लीजिए कसाहा में, तो वहाँ पर ये देखने तक नहीं गए। तो किसान भी इनके विरोध में है, छात्र भी इनके विरोध में है, नौजवान भी विरोध में है, तो कैसे जीतेंगे आप बताइए? तो इसीलिए हम आपको कह देते हैं कि इस बार जमीन पकड़ेंगे, जमीन इनको पकड़ना पड़ेगा, खाली हवा से काम नहीं चलेगा। ये किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को अपशब्द बोल देते हैं, ये एक एमएलए का काम है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, ये खुद भी कहते कि मेरा बैकग्राउंड, मैं क्रिमिनल था, खुद बोलते हैं। इनका इंटरव्यू आप देखिएगा, बेगूसराय का जो बेगूसराय टुडे में बोलते हैं। क्या ऐसे लोगों को समाज पसंद करेगा आप? तो मैं आपको सीधे कह देना चाहता हूं कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। इस बार बोगो सिंह मटिहानी से नहीं जीतेंगे। और आप हमसे पूछिएगा कि उनका क्या पोजीशन होगा, तो मैं कहूंगा कि वो 1, 2, 3 में भी नहीं आएंगे। 1, 2, 3 में भी बोगो सिंह मटिहानी से नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि यह जनता की आवाज़। विकास होगा तो लोग आएंगे, विकास नहीं किए आप हटिएगा, जो लोग विकास करेगा वो आएगा। जनता मालिक है, जनता जिसको जिताएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जी शंभुदेवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपनी पहली किरण में, इसके लिए तहे दिल से आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार AIYF के ज्वाइंट सेक्रेटरी शंभुदेवा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी की सरकार या एनडीए गठबंधन किसी भी हाल में मटिहानी से जीत दर्ज नहीं करेगा। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पहली किरण टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।